आज कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने और इजी भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ 4 पॉइंट्स को मैं आज डील करने जा रहा हूँ। पहला, उसके बारे में कुछ बताया गया, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी के कुछ डिफरेंस दिखे दिए गए, उसके बाद उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया और स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग उसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या कहता है? एक टेक्निक है और प्रोसेस है। क्या चीज करने के लिए? असरटेनिंग ऑफ कॉस्ट को असरटेन करने का एक टेक्निक और प्रोसेस को बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंट जो होता है वो की सप्लीमेंट्री और सब्सिडरी बुक होता है अकाउंटिंग का एक सब्सिडरी फाइनेंशियल अकाउंट का एक कॉस्ट अकाउंट होता है, वो सब्सिडरी और कह सकते हैं उसका सप्लीमेंट्री बुक अगर कहा जाए तो वो कॉस्ट अकाउंट होता है। उसके बाद यह प्रोवाइड कराता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बताता है कि कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स और कॉस्ट ऑफ सर्विस डिटरमाइन किया गया है, उसको एक इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग आपको देता है। उसके बाद कुछ डिफरेंस है कि कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या अंतर है। कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी को जनरली इंटरचेंज करके यूज किया जाता है। इंटरचेंज करके मतलब अगर कॉस्ट अकाउंटिंग है तो उसके जगह पे कॉस्टिंग लोग बोल देता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है तो उसके जगह पे कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोल देता है। मतलब सबको इंटरचेंज करके जनरली यूज किया जाता है। हम छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं उसको हम इसके जो तीनों को अलग करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला कहता है मीनिंग में कहता है कि ये कॉस्ट जो कि कॉस्टिंग है ना, वो असरटेनिंग ऑफ कॉस्ट को असरटेन जब किया करता है, निर्धारण करता है कि क्या कॉस्ट होना चाहिए, उसका जो जिससे संबंध होता है उसे कॉस्टिंग कहा जाता है। अगर उस असरटेनमेंट जो कॉस्ट को निर्धारण किया है उसको अगर रिकॉर्ड करता है तो उसे कॉस्ट अकाउंटिंग उससे संबंधित होता है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग का काम करना स्टार्ट करता है, ये असरटेनमेंट का काम करता है। लेकिन ये दोनों को एक मेथड, प्रिंसिपल या टेक्निक्स देता है, उसे हम कॉस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं। इसमें कौन से एरिया कवर करता है? तो इसमें स्टार्ट होता है जब अकाउंटेंसी इंड करता है तो कॉस्टिंग स्टार्ट होता है, और जहां कॉस्टिंग इंड होता है वहां कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, और इन दोनों के बीच में आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी रेगुलर स्टार्ट रहता है। उसके बाद कहता है इन्वॉल्व पर्सन में कौन से कॉस्ट अकाउंटेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें क्लर्क जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपका कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। फिर कहता है किसका क्षेत्र ज्यादा है, स्कोप किसका ज्यादा है, तो इसका नैरो क्षेत्र होता है, इसका वेरी नैरो होता है, बहुत छोटा क्षेत्र होता है, लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा होता है इससे कॉस्टिंग से। मतलब नैरो तो इसका भी होता है लेकिन इसका बहुत छोटा होता है, उससे बड़ा इसका होता है। और इस कॉस्ट अकाउंटेंसी तो वाइडर मतलब बड़ा क्षेत्र होता है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। नेचर क्या क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? कहता है स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के कई ब्रांच होते हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूं आपको कि अकाउंटिंग के जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसी तरह अकाउंटिंग का एक कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है जो कि स्पेशलाइज्ड एरिया को, स्पेशलाइज्ड ब्रांच को मतलब बताता है। मतलब अकाउंटिंग का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच भी है, उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। क्यों, कैसे? क्योंकि साइंस इस मायने में है कि कई तरह का टेक्निक्स है, कई तरह का मेथड्स है कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, कॉस्ट का निर्धारण सही हो सके उसके लिए कई मेथड्स दिए गए हैं। तो ये एक तरह से साइंस है जो कि सिस्टमैटिक तरीके से बताता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन आर्ट्स क्यों है? क्योंकि अगर कोई मेथड दिया गया तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में ही आपको करना है। मतलब आर्ट एक कला है कि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या जॉब अकाउंट बनाते हैं या प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो एक फॉर्मेट है प्रॉपर, इसीलिए इसको आर्ट भी बोला जाता है।
उसके बाद कहता है असरटेनमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जब निकालते हैं इसमें कई कंपोनेंट से होकर के गुजरना पड़ता है, कई स्टेज से लेकर के गुजरना पड़ता है, तो ये वो भी निर्धारण करता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में। उसके बाद कहता है हेल्पफुल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है। जब कॉस्ट हम निर्धारण करते हैं तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद होता है, उसको क्या कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, किस कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, वो सारा आपको मैनेजमेंट को इस तरह से हेल्प मिलता है। उसके बाद कहता है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ स्कोप है उसके बारे में बात करेंगे। कहता है कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को क्लासिफाई करता है कि किस कॉस्ट को किस नेचर में रखना चाहिए, कौन मटेरियल कॉस्ट है, कौन लेबर कॉस्ट है, कौन एक्सपेंस कॉस्ट मतलब ओवरहेड है, इस चीज को वो क्लासिफाई करता है। उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग करता है, किसको प्राइमरी में रखना है, प्राइम कॉस्ट में रखना है, किसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रखना है। उसका एक रिकॉर्डिंग का एक फॉर्मेट है, उसके अनुसार से जो डायरेक्ट है उसको प्राइम में, जो इनडायरेक्ट है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस तरह से उसको रिकॉर्डिंग किया जाता है। उसके बाद कॉस्ट का एलोकेशन होता है कि किस तरह से कहाँ पे कौन सा कॉस्ट डायरेक्ट नेचर का है, कौन इनडायरेक्ट नेचर का है, उस तरह से उसका एलोकेशन किया जाता है, किसको किस जगह पे रखना चाहिए, वो सारा एलोकेशन। उसके बाद डिटरमाइन होता है कॉस्ट को, सारा एलोकेशन रिकॉर्डिंग करने के बाद कॉस्ट का डिटर्मिनेशन होता है कि ये कॉस्ट आ रहा है। उसके बाद कॉस्ट का कंट्रोल किया जाता है कि कहीं ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं लग रहा है, कहीं कम कॉस्ट तो नहीं लग रहा है, उसका कंट्रोलिंग किया जाता है। कॉस्ट का कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन मतलब जो कॉस्ट मैंने यहाँ लगाए हैं और जो पहले लग चुका है, जैसे ऐसा ही किसी, मान लीजिए किसी मार्कर को मैं बना रहा हूँ, तो ऐसा मार्कर बनाने में पहले क्या कॉस्ट आता था और अभी क्या आ रहा है, तो उसका कंपैरिजन करना कि पिछले साल और अभी के तुलना में क्या है, बढ़ा है कि घटा है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव किया है कि डिक्रीज किया है, उस चीज़ को कंपैरिजन किया जाता है। फिर कॉस्ट का हम रिपोर्टिंग करते हैं कि ये मेरा कॉस्टिंग आया है, इस तरह से हम लोग को अगर इस तरह से ये कंपनी के बेनिफिशियल है या नहीं, वो सारा रिपोर्टिंग करके दिखाया जाता है कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं कि डिसीजन या टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि ये हमारा कॉस्टिंग आ रहा है, तो ये एक रिपोर्टिंग का कार्य भी करता है। और उसके बाद कॉस्ट का रिडक्शन, अगर कहीं लगता है कि इसको रिड्यूस करना चाहिए या घटाना चाहिए या मार्केट के अनुसार से इसका कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है तो उसको रिड्यूस करना और उसका कॉस्ट को एनालाइज करना। फिर उसके बाद कॉस्ट का एनालाइज मतलब जो हम कॉस्ट डाल रहे हैं वो क्या सही है, मार्केट के अनुसार से सूटेबल है या कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कहीं कम तो नहीं है, कुछ इंप्रूव करना है या नहीं इंप्रूव करना, तो वो कॉस्ट एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद प्रॉपर कॉस्ट का ऑडिट करना कि क्या जो कॉस्टिंग किया जा रहा है वो सही और सही मायने में तो नहीं, सही मायने में तो है, कहीं ऐसा नहीं तो कोई फॉल्स कॉस्ट डाला गया है जिसके चलते इसका कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उसका प्रॉपर ऑडिट करना। तो आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स को जाने जो कि आपको नेट, जेआरएफ या फिर आपका कॉस्ट अकाउंटेंट के एंट्रेंस एग्जाम में या कई अकाउंट से संबंधित एग्जाम्स आते हैं जिसमें आपको बेसिक पॉइंट पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको ये मदद करेगा और आपको अपने क्वेश्चंस को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही, एक फिर वीडियो के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।